नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। कर्नाटक के शिमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी स्थानीय हैं। ये मामला रविवार की रात करीब 9 बजे का है, जब एक 26 साल के युवक की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद से ही इलाके में तनाव बना हुआ है। प्रशासन ने एहतियातन शिमोगा शहर में धारा 144 लगा दी है। वहां कड़े सुरक्षा इंतजाम कर दिए गए हैं। 2 दिनों के लिए स्कूल कॉलेजों को भी बंद कर दिया गया है। इस घटना को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कर्नाटक के वरिष्ठ नेता और पंचायती राज्य मंत्री ईश्वरप्पा हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। हर्षा की शव यात्रा में राज्य के पंचायती राज मंत्री ईश्वरप्पा मौजूद थे। इसी दौरान पथराव हुआ, गाड़ियां जलाई गई, दुकानों पर हमला हुआ। कांग्रेस का आरोप है कि भीड़ को हिंसा के लिए ईश्वरप्पा ने उकसाया। सरकार ने शिवमोगा में धारा 144 लगाई। उन्होंने इसका उल्लंघन किया। उन्होंने शव यात्रा का नेतृत्व किया, यानी उन्होंने घटना को भड़काया। उन पर तत्काल कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। He should be immediately prosecuted. हिंसा से पहले भी ईश्वरप्पा ने भड़काऊ बयान दिया था। शव यात्रा में उनकी मौजूदगी पर सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ भीड़ को उकसाने का आरोप और दूसरी तरफ मंत्री होने के बावजूद धारा 144 का उल्लंघन। इस पर हमने वरिष्ठ मंत्री ईश्वरप्पा की प्रतिक्रिया लेनी चाहिए, लेकिन फिलहाल उन्होंने इस पर बात करने से मना कर दिया। आपको सभी उत्तर दिया है। हालांकि राज्य के गृह मंत्री अर्गा न्यानेंद्र ने भीड़ को उकसाने और धारा 144 के उल्लंघन के मामले में जांच की बात की। ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತಾರೆ। जिला प्रशासन जांच कर इस मामले में उचित कार्रवाई करेगा। सर अदर कानून क्रम तಗೊಳ್ತಾರೆ। पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड में शामिल सभी अपराधियों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही बचे हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश में कल चौथे चरण का मतदान होगा। अब नेताओं ने 5वें दौर के लिए अपनी ताकत लगानी शुरू कर दी है। बहराइच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रैली की। उन्होंने कहा कि यूपी चुनाव में इस बार जीत का चौका लगेगा और जनता घोर परिवारवादियों को हरा देगी। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों पर जमकर हमले किए। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले बिजली वितरण में भी भेदभाव होता था, लेकिन अब पूरे यूपी को एक समान बिजली मिलती है। वहीं प्रयागराज पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के छोटे नेता छोटा झूठ और बड़े नेता बड़ा झूठ बोल रहे हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने प्रतापगढ़ में रैली की और वहां पर उन्होंने समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया। बसपा प्रमुख मायावती भी आज बहराइच में रैली करती नजर आई और संत कबीर नगर में अरविंद केजरीवाल ने रैली की। 2017 के पहले बिजली मिलती थी, आज तो मिलती होगी ना। देखो, 2017 के पहले बिजली की भी उत्तर प्रदेश में जाति और मजहब हुआ करता था। ईद और मुहर्रम होता था तो बिजली आती थी, होली और दीपावली में बिजली गायब रहती थी। ये सच है ना। आज तो बिजली 24 घंटे है। और भाइयों बहनों, अयोध्या का दीपोत्सव भी सबकी समझ में आ रहा है ना, कैसे दीपावली होता है। ये जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने कहा किसान की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ, हमारे किसान भाइयों किसी की आय दोगुनी हो गई तो बता दो। बताओ, नौजवानों की परीक्षाएं रद्द हुई कि नहीं हुई, पेपर आउट हुए कि नहीं हुए, और ये बीएड टेट वाले लोग हैं, बताओ आपको संघर्ष करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा। ये अखिलेश बाबू है ना, अखिलेश बाबू, ये अच्छे गेंदबाज नहीं है। गेंद डालने वाला अगर फुल टॉस डाल दे
तो बल्लेबाज ने चौका लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? जरा जोर से बोलो, लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? 14 में आपने भाजपा को जिताया ना, 17 में जिताया ना, 19 में जिताया ना, अब 22 में जिताकर बाउंड्री लगाने का काम करो भाई। वहीं प्रतापगढ़ की रैली के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने आज प्रयागराज में रोड शो किया। इसमें बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और लोग शामिल हुए। वहीं यूपी के बहराइच से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर में चुनावी रैली की। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमले बोले। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार ने असंभव को संभव कर दिखाया है। मणिपुर के हर क्षेत्र को बंद और नाकेबंदी से राहत मिली है, जबकि कांग्रेस सरकार ने बंद और नाकेबंदी को ही मणिपुर का भाग्य बना दिया था। पीएम ने कहा कि कांग्रेस नॉर्थ ईस्ट के लोगों की भावनाओं और तकलीफों को कभी समझ ही नहीं पाई है। भाजपा सरकार ने मणिपुर में असंभव को भी संभव बनाया है। बंद और ब्लॉकेड से मणिपुर का शहर हो या गांव, हर क्षेत्र को राहत मिली है। वरना कांग्रेस सरकार ने तो बंद और ब्लॉकेड को ही मणिपुर का भाग्य बना दिया था। वहीं महाराष्ट्र में फिलहाल अधिकांश जगहों पर 50% की पाबंदी जारी है, लेकिन मार्च में राज्य कोविड की पाबंदियों से पूर्ण रूप से आजाद हो सकता है। हालांकि मास्क से आजादी नहीं मिलेगी, यह कहना है राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का। मुंबई ने 2 साल में सबसे कम तो राज्य ने 2 महीने में सबसे कम मामले सोमवार को दर्ज किए। अब स्वास्थ्य विभाग तीसरी लहर को खत्म मान रहा है। मुंबई शहर बड़ी राहत की सांस ले रहा है। कोरोना के साथ करीब 2 साल की लंबी चली जंग के बाद पहली बार सोमवार को मुंबई ने कोविड के 100 से कम 96 नए केस देखे। 17 अप्रैल 2020 के बाद पहली बार महाराष्ट्र में भी 1000 से कम 806 कोविड केस आए। 2 महीने में सबसे कम। जालना जिले में स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि मार्च तक राज्य बाकी पाबंदियों से भी मुक्त हो सकता है, लेकिन मास्क से आजादी फिलहाल मुमकिन नहीं। निर्बंध लावलेले होते, त्याच्यामध्ये मात्र शिथिलता मिळावी। केंद्र प्रतिबंधों में ढील पर जोर दे रहा है और टास्क फोर्स भी इसके लिए सहमत हो गया है। हम प्रतिबंधों में ढील के लिए अनुरोध करते हुए कैबिनेट बैठक में एक प्रस्ताव रखेंगे और मुझे उम्मीद है कि सीएम सकारात्मक निर्णय लेंगे। मुख्यमंत्री महोदय या संदर्भातला नक्कीच सकारात्मक निर्णय घेतील असं मला 100% विश्वास आहे। मास्क मुक्त अगले महीने मार्च में प्रतिबंध हटाने की उम्मीद है, पर मास्क का इस्तेमाल पर छूट देने का सवाल ही नहीं उठता। अपेक्षा है। मुंबई ने बीते 2 वर्षों में 3 लहरों की बड़ी मार झेली है। स्वास्थ्य विभाग के लिए जंग लंबी और बेहद जटिल रही। अब लगभग सारे सरकारी और निजी डॉक्टर तीसरी लहर को खत्म मान रहे हैं। ओमाइक्रॉन फिलहाल मुंबई में एकदम कम है और हॉस्पिटलाइजेशन भी नहीं के बराबर ही है। आईसीयू में एडमिशन भी नहीं के बराबर ही है, बहुत कम हो रहे हैं। और इस समय ओमाइक्रॉन ऑलमोस्ट मैं बता सकता हूँ कि जाने के इसमें, पर फिर भी हम लोग सब लोग ने सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग और वैक्सीनेशन, इससे दूर नहीं जाना है अपने को। पिछले 10 दिन से मैं बोलता हूँ, बम्बई की स्थिति में जरा थोड़ा सा सुधार है। जैसे हम यहाँ पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं तो हम सबका कोविड टेस्ट कर रहे हैं, एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं, RT-PCR, जिसमें से हार्डली हमको 1 या 2 पेशेंट आते हैं हफ्ते में जो कोविड पॉजिटिव आते हैं। सब जगह यही हालत है कि पेशेंट 10 के अंदर ही है और कुछ जगह तो शायद पेशेंट भी नहीं है। तो काफ़ी हद तक हम बोल सकते हैं अभी जो भी ये 3rd वेव ओमिक्रॉन की है, ये ख़त्म होते आ रही है।
आर्थिक राजधानी में कोविड की पाबंदियों का असर सिर्फ शहरवासियों पर ही नहीं बल्कि यहाँ से चल रही कई जिंदगियों और परिवारों पर पड़ता है। शहर का पूरी तरह जल्द पटरी पर लौटना बेहद जरूरी है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। वहीं कोलकाता में सचिवालय की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे छात्रों की पुलिस के साथ झड़प हो गई। आलिया यूनिवर्सिटी के छात्र अपने सहयोगी अनीश खान के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी ले लिया है। हॉट टॉपिक में इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।